जो कि मेहंदीपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन उस दिन जब दिव्या सड़क पर सब्जियां बेच रही होती है कि तभी वहां पर एक आलीशान गाड़ी रॉन्ग साइड चलते हुए आकर उसकी सब्जियों पर चढ़ जाती है और देखते ही देखते वहां पर कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दिमाग नहीं है क्या गाड़ी चलाने का? अगर बेचारी इस गरीब लड़की के शरीर पर चोट आ जाती तो मेरी मानो तो इस जाहिल पर केस कर दो। जब जेल में चक्की पीसेगा तो सारी अमीरी निकल जाएगी। तभी वह लड़का गाड़ी से बाहर आता है और दिव्या के पास जाकर उससे पूछता है, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। दूर हटिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे मेरी सब्जी समेटने दीजिए। अब दिव्या अपनी बिखरी हुई सब्जियों को उठाकर अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेखर के दिमाग से वह लड़की निकल ही नहीं रही थी। अब आए दिन शेखर उसका पीछा करने लगता है। तभी उसके घर के पास आकर वो खड़ा होकर उसे देखता रहता है। तो कभी जब वह सब्जियां बेचती तो दूर बैठा उसे देखता रहता। तभी एक दिन दिव्या उसके पास जाकर, अब क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता दिव्या, लेकिन प्लीज तुम मुझसे मदद ले लो। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है। अब शेखर के इतना कहने पर दिव्या उससे कुछ पैसे ले लेती है। लेकिन इसी बीच जब वह दिव्या का पीछा कर रहा था, वह दिव्या को पसंद करने लगा था। अब आए दिन दिव्या वहां सब्जी बेचा करती थी, वहां शेखर पहुंच जाया करता था और घंटे से बातें करता। अब देखते ही देखते वह दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे। तभी एक दिन शेखर अपने प्यार का इजहार दिव्या से करता है। दिव्या, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह सड़क पर सब्जियां बेचती हो। 36 लोग तुम्हें देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमेशा के लिए तुम्हें इस काम से दूर करना चाहता हूँ। मुझ गरीब को तुम्हारा महलों में रहने वाला परिवार स्वीकारेगा? शेखर हार नहीं मानता और वह लगातार दिव्या को मनाने में लगा रहता है। और एक दिन दिव्या उससे शादी करने के लिए मान जाती है और दोनों ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद शेखर दिव्या को अपने महल में लेकर जाता है। बाप रे, इतना बड़ा महल, ये किसी ताजमहल से कम नहीं है। हाँ, और अब ये महल तुम्हारा ससुराल है और तुम इस महल जैसे ससुराल की बहू। अब शेखर दिव्या को लेकर महल के अंदर आता है। अरे बेटा, किसी मंदिर में गया था क्या? इतना बड़ा टीका और ये गले में माला वाला पहना हुआ है। तभी शेखर बगल से दिव्या का हाथ खींचकर उसे सामने लेकर आता है। हाँ माँ, गया तो मंदिर ही था, लेकिन इस बार मंदिर से प्रसाद नहीं, बहू लेकर आया हूँ आपके लिए। मैंने शादी कर लिया माँ। क्या शादी? और मुझे बताया भी नहीं। इसके लिए माफी चाहता हूँ माँ कि मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन अब तो पता चल गया है ना माँ। मैं दिव्या से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली बिना किसी देरी के। माँ, अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ, आओ, घर के अंदर आओ। अब दिव्या महल के अंदर आती है। कुछ कदम चलकर दिव्या अंदर आती है कि तभी उसकी नजर बहुत बड़े कांच के फिश एक्वेरियम पर जाती है, जिसके अंदर गोल्डन फिश तैर रहे थे। तभी दिव्या एक्वेरियम के कांच को अपने हाथों से छूते हुए मछलियों से बातें करना शुरू करती है। आले ले 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 कुछ पुक्कू पुक्कू पुक्कू, कितनी सुंदर हो तुम, कितना सुनहरा रंग है तुम्हारा। दिव्या एक्वेरियम में रखी मछलियों को देख रही थी। तभी वहां पर शिखा आती है और अपनी गरीब भाभी को एक्वेरियम छूता देखकर गुस्से में दिव्या के हाथों को एक्वेरियम से हटाते हुए, ए गरीब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोल्डन फिश एक्वेरियम को टच करने की? दूर हटो और अब दोबारा एक्वेरियम के आसपास दिख मत जाना। तभी वहां पर शेखर आता है। अरे दिव्या, तुम यहाँ हो और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शेखर के साथ दिव्या अपने आलीशान कमरे में आती है। बाप रे, इतना बड़ा झूमर। शेखर, ये झूमर वाला कमरा मेरा है? हाँ, आज से ये तुम्हारा कमरा है। अगले दिन सुबह दिव्या अपने महल जैसे ससुराल की रसोई में अपने पहले रसोई करने जाती है, जहां वह अपने आलीशान और फुली ऑटोमेटिक रसोई देखकर कहती है, हे भगवान, ये तो पूरा ऑटोमेटिक किचन है, अब क्या करूं? तभी वहां पर शेखर आता है। परेशान मत हो दिव्या, मैं हूं ना। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑटोमेटिक किचन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब शेखर बड़े ही प्यार से दिव्या को ऑटोमेटिक किचन इस्तेमाल करना सिखाता है। जिसके बाद दिव्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगती है। अच्छा चलो चलो, मैं चलता हूँ, मेरा खाना हो गया। देखो मुझे अर्जेंट काम से जाना है, शाम तक आ जाऊंगा। हाँ। तभी देर शाम उर्मिला के पास एक हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिस कॉल के दौरान उसको पता चलता है कि शेखर का एक बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है। सारा परिवार अस्पताल पहुंचता है। माफी चाहूंगा आप सबसे, लेकिन पेशेंट का इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है कि उनके दोनों टांगें डैमेज हो गई हैं
आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं और आप लोग वहीं उनकी देखरेख करें। हॉल में बैठी दिव्या रो रही होती है। हे भगवान, ये तूने मेरे पति को अपाहिज क्यों किया। तभी उर्मिला वहां आती है और अपनी बहू दिव्या के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहती है, कर लिया रोने का झूठा नाटक। अरे कुलक्षणी, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना मेरा बेटा तुझ जैसी गरीब से शादी करता और ना आज उसको ये दिन देखने पड़ते। चल निकल यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, मुझे यहाँ से मत निकालिए। आप बेशक से मुझे इस महल में रहने के लिए कोई कमरा मत दीजिए, लेकिन मुझे मेरे पति के पास रहने दीजिए। मैं इस हालत में उनसे दूर नहीं होना चाहती। वो जिस दिन ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन इस महल में तेरा कोई कमरा नहीं होगा। अब उर्मिला के कहने पर दिव्या वहीं हॉल में सो जाती है। अगले दिन सुबह दिव्या अपने पति के लिए दलिया और उसकी दवाई लेकर कमरे में जाती है और उसे दलिया खिला रही होती है और उसे दवाई देती है। दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना यहाँ पर? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। भला महल जैसे ससुराल में कोई लड़की परेशान हो सकती है? आप मेरी चिंता मत करिए, बस आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। दवाइयों का डोज इतना हैवी होता है कि दवाई खाते ही शेखर की आंख लग जाती है। कुछ देर बैठे बैठे दिव्या भी वहीं बेड के पास सो जाती है। तभी दबे पांव वहां पर उर्मिला आकर दिव्या का हाथ कस के पकड़ती है। तभी दिव्या की आंख खुलती है और अपने पति को सोते देख वह चुपचाप बाहर आती है। क्यों री, तुझे समझाया था ना कि इस महल में तेरा कोई कमरा नहीं, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में घुसकर सोने की? पति की सेवा करने के बहाने तो इस कमरे में तू आराम फरमा रही है। आहिस्ता बोलिए सासू माँ, शेखर जी उठ जाएंगे और मैं तो बस यहाँ पर उन्हें दवाई देने आई थी, पर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मुझे माफ कर दीजिए। अब दिव्या अपने पति को दवाई देकर छत पर आ जाती है, जहाँ दोपहर की 2 बजे की कड़ी धूप पड़ रही होती है। लेकिन महल जैसे ससुराल में उसका कोई कमरा नहीं था, इसलिए वह धूप में छत पर बैठी हुई थी। कितनी तेज धूप हो रही है, सारा शरीर जल रहा है। तभी शिखा हाथ में पानी का ग्लास लेकर आती है। बहुत प्यास लग रही होगी ना इस कड़ी धूप में छत पर, पानी पियोगी? हाँ, दीजिए ना। अब शिखा पानी का ग्लास दिव्या के मुंह के पास लाकर सारा पानी जमीन पर गिराने लगती है। ओह सॉरी, पानी तो गिर गया। एक काम करो, जमीन को चाट लो, क्या पता तुम्हारी प्यास बुझ जाए। देखते ही देखते रात हो जाती है और दिव्या को हल्की हल्की ठंड और छत पर मच्छर काटने लगते हैं। तभी वहां चुपचाप वो नीचे आती है और टॉयलेट में जाकर लेट जाती है। अब इस महल जैसे घर में तो मेरा कोई कमरा नहीं, तो इस टॉयलेट में ही मैं सो जाती हूँ। अगले दिन सुबह दिव्या अपने पति के पैरों में तेल लगा रही होती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी शेखर की नजर दिव्या पर जाती है। क्या हुआ दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू, सब ठीक तो है ना? अरे आप उठ गए? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ ये देखो, ये खिड़की खुली है ना, तो बस यहीं से धूल मेरी आंखों में चली गई, बस वही साफ कर रही थी। दिव्या अपनी सभी तकलीफों को छुपाते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और दिव्या की सेवा रंग लाती है और शेखर के पैरों के जख्म और दर्द कम होने लगते हैं और वो एक दिन अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और वो दिव्या को ढूंढते ढूंढते कमरे से बाहर आता है, लेकिन दिव्या शेखर को कहीं नहीं मिलती। तभी वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत की तरफ आता है, जहां वह देखता है कि इतनी ठंड में शाम के 7 बजे दिव्या छत पर ठंडी हवाओं में बैठी ठंड से ठिठुर रही है। दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने यहाँ पर अपना बिस्तर क्यों लगा रखा है? अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं आई है। शेखर, तुम अपने पैरों पर चलकर ऊपर आए, तुम ठीक हो गए, तुम चल सकते हो शेखर। शेखर, मैं बता नहीं सकती तुम्हें कि मैं आज कितनी खुश हूँ। तुमने मेरे सर पर लगे कलंक को आज साफ कर दिया। किस तरह के कलंक की बातें कर रही हो दिव्या तुम? तभी वहां पर दिव्या के ससुराल वाले आते हैं, जिन्हें ये डर था कि दिव्या ने सारा सच शेखर को बता दिया होगा। लेकिन तभी दिव्या कहती है, देखिए माँ जी, शेखर जी ठीक हो गए, वो अपने पैरों पर चल सकते हैं। लेकिन मैं अब इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, ताकि आपको कभी ना लगे कि आपकी बहू कुलक्षणी थी। अब उर्मिला को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि जिस दिव्या के ऊपर वो इतना अत्याचार करती थी, अपने महल जैसे घर में रहने को उसको एक कमरा तक नहीं देती थी, आज उसके कारण उसका बेटा अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो उठा है। और जिस दिव्या के ऊपर उसने इतना अत्याचार किया, उस दिव्या ने अपने पति से अपनी सास के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहे। तभी उर्मिला दिव्या को रोकते हुए कहती है, कहीं नहीं जाओगी तुम इस महल को छोड़कर। ये उर्मिला का फैसला है और ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो अपने पति को लेकर अपने कमरे में आओ। दिव्या इस बात से हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी थी कि अब उसकी सास ने उसे स्वीकार लिया। जो